जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये देखिए, पूरी पीडीएफ है विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में जनरल साइंस से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं में भी आने की इनकी काफ़ी संभावना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। और आप वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना। बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं, इन्हीं पर आधारित होंगे हमारे आज के विगत वर्षों के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन में से कौन सा हार्मोन्स स्त्रियों में पाए जाते हैं। कौन से हार्मोन्स इन तीनों हार्मोन्स में से स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो स्त्रियों में पाए जाते हैं और जो तीसरा वाला है टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो मेलेनिन जो होता है वो मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है। जो थाइमस ग्रंथि है इसके द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है। तो इसको कहते हैं थाइमोसिन। अग्न्याशय से क्या उत्पन्न होता है। तो अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है। घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है वो सूज जाती है घेंघा रोग में। हमारा अगला प्रश्न है एफ बेंटिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी। तो इंसुलिन की खोज की गई थी एफ बेंटिंग द्वारा। अग्न्याशय में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो अग्न्याशय होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं एक्सोक्राइन, दूसरी होती हैं एंडोक्राइन। हमारा अगला प्रश्न है इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का हार्मोन्स है। जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन तथा थायरॉक्सिन में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। तो जो थायरॉक्सिन है वो वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। नमक का आयोडाइनीकरण घेंघा रोग को रोकने में लाभदायक होता है। तो घेंघा रोग को रोकने में लाभदायक होता है नमक का आयोडीनीकरण। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। तो ये 14वें दिन होता है अंडोत्सर्ग। अब ये मत पूछना ये अंडोत्सर्ग किस में होता है, पुरुष में या स्त्रियों में। तो जो मासिक चक्र के 14वें दिन होता है स्त्रियों में अंडोत्सर्ग। अग्न्याशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। तो अग्न्याशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन का निर्माण करती हैं। मधुमेह होने का कारण है इंसुलिन का कम उत्पादन। इंसुलिन का कम बनना मधुमेह का कारण होता है। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो अग्न्याशय पैदा करता है। किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो लीवर को, यकृत को या जिगर को। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अग्न्याशय। तो सबसे बड़ी कौन सी है, लीवर, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, दूसरी अग्न्याशय। कौन सा अंग विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है। तो जो यकृत है वो विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को भी उत्पन्न करता है। कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचक तरल पदार्थ स्रावित करती है। तो जो यकृत होता है वो पित्त रस को स्रावित करता है। किसका स्राव जिगर में होता है। तो पित्त रस का। देखिए, यकृत, लीवर, जिगर में कन्फ्यूज नहीं होना, सब एक ही नाम है और इससे स्रावित होता है पित्त रस। एंजाइम टायलिन का स्रोत क्या है। तो लार ग्रंथियाँ टायलिन का स्रोत हैं।
पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे कहते हैं थाइमोसिस। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का। तो जो सिग्मोइड कोलन है वो बड़ी आंत का भाग है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। दोस्तों 2 से 3 बार सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर वीडियो आपको लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। अधिवृक्क एड्रिनल वृक्कों के अग्र सिरों पर टोपी के आकार की एक संरचना होती है। इसके 2 भाग कार्टेक्स एवं मैंड्यूला होते हैं। कार्टेक्स एंड्रोजेंस एस्ट्रोजेंस आदि लिंग हार्मोन का स्रावण करते हैं। दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ होता है? जो दुग्धजनक हार्मोन्स होते हैं उनका स्राव कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में उनका स्राव होता है। जो दुग्धजनक हार्मोन्स होते हैं वो दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। यह हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि में होता है इसका स्राव। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क के आधार में होती है। पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क के आधार में होती है। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की अधर भित्ति हाइपोथैलेमस काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाइपोथैलेमस के छोटे से शंक्वाकार एवं खोखले प्रवर्ध से कपाल की स्फीनाइड अस्थि के हाइपोफाइसियल गर्त में सुरक्षित लटकी गोल सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि या अग्न्याशय? तो जो पीयूष ग्रंथि है वही वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा सोमैटोट्राइपिन नामक वृद्धि हार्मोन्स का स्रवण होता है। बाल्यावस्था में इसके अल्प स्राव से ही शरीर की वृद्धि जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कही जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती है। यह मस्तिष्क का भाग तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह शरीर ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है हमने आगे ही देखा है वही हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वही स्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? इनमें से एक है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। तो जो पीयूष है पीयूष ग्रंथि नहीं करती है। बाकी अग्न्याशय, वृषण और अंडाशय ये तीनों जो हैं अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि नहीं करती है। देखिए जो पीयूष ग्रंथि है वो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इस ग्रंथि के हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं तथा इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जबकि अग्न्याशय, वृषण और अंडाशय मिश्रित ग्रंथियां हैं। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों
के रूप में कार्य करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वो है अग्न्याशय। अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। स्तनपाइयों में जो लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अग्न्याशय स्तनपाइयों में पाई जाने वाली द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई स्तनपाइयों में यकृत, दूसरी हो गई अग्न्याशय। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है शरीर में? तो वो है थायराइड, अवर-2, जिसे हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में थायराइड। ये थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है या इसके आकार के द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है जिसका काम आहार उपापचयी दर को बढ़ाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो गर्दन में कौन सी होती है? अभी हमने देखा है थायराइड या अवर-2। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिवृद्धि नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बहुप्रभावी। ठीक है, इसको कहा जाता है बहुप्रभावी। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको बहुप्रभावी कहते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो जो इंसुलिन का आविष्कार किया एफ बेटिंग ने। इंसुलिन का आविष्कार किया एफ बेटिंग ने। इंसुलिन अग्न्याशय के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। जो इसका काम है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। इसे फिर से देख लीजिए। जो इंसुलिन अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होता है, जो इसका काम है वो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिकाओं से, हमने अभी ऊपर ही देखा है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो अग्न्याशय जो है इंसुलिन बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है वो हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधी कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा एवं योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि है। अगला हमारा प्रश्न है, जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य को कहते हैं, उसको कहते हैं फेरोमोन। फेरोमोन गंधयुक्त बाष्पशील वसीय अम्ल होते हैं जिसके हवा में उड़ते गंध संवेदना के कारण जाति के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो जो अधिवृक्क होते हैं उनका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है। अधिवृक्क यानी एड्रिनल से एड्रिनल और नॉर एड्रिनल नामक हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन्स भी कहते हैं। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो जो एड्रिनल हार्मोन्स है वो ज़्यादा
स्रावित होता है उत्तेजना के समय। निम्नलिखित में से किसे आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? तो जो एड्रिनल होता है उसे ही आपातकालीन हार्मोन्स की संज्ञा दी जाती है, एड्रिनलिन को ही। जो एड्रिनलिन है वही आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है। जब शरीर तनाव की स्थिति जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सक्रिय अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनलिन हार्मोन्स होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? हार्मोन्स, एंजाइम, प्रोटीन या वसा? तो इसको हम हार्मोन्स की श्रेणी में रख सकते हैं। एड्रिनलिन को हार्मोन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। हमने काफ़ी इसको कई बार अभी ऊपर देख लिया है। इसे एपिनेफ्रीन तथा आपातकालीन हार्मोन्स एफएफएफ, फाइट, फ्राइट, फ्लाइट नाम से भी जानते हैं। यह नरलिंग हार्मोन्स है। कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरलिंग हार्मोन्स कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन होता है नरलिंग हार्मोन्स। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये होता है स्त्रियों के लिए। नरलिंग हार्मोन्स को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। कार्पर ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? जो कार्पर ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। कार्पर ल्यूटियम महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स को संस्रावित करता है। वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है। जो वृद्धिकर हार्मोन्स है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है वृद्धिकर हार्मोन्स। वृद्धिकर हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। यह हार्मोन्स शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, ऊतकों को क्षय होने से बचाने आदि कार्यों को प्रभावित करता है। इससे इंसुलिन असंतुलन से अनेक रोग हो सकते हैं। अगर इसका असंतुलन हो जाता है तो अनेक रोग हो जाएंगे। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? जो ग्रेव का रोग होता है वो होता है थायराइड की अतिसक्रियता के कारण। थायराइड की अतिसक्रियता के कारण होता है ग्रेव का रोग। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अतिसक्रियता के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का स्रावण होता है तब यह रोग होता है। थायराइड हार्मोन्स के इस अत्यधिक स्रावण को हाइपर थायराइडिज्म भी कहते हैं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। अल्प कोशिकाएं, अम्ल कोशिकाएं, वित्तीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या कलश कोशिकाएं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मुख्य कोशिकाएं। आमाशय ग्रंथियों की जो पेप्सिन स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं हैं वो मुख्य कोशिकाएं हैं। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जिसे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में रहती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। जो स्तनपाइयों में स्वेद यानी पसीना, स्वेद को क्या बोलते हैं? पसीना। ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित हैं? ताप नियमन से। तो पसीना से शरीर का ताप नियंत्रित रहता है, वही का यहाँ पर उसी का तात्पर्य है। स्वेद ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो ताप को नियंत्रित करना है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवट उदर्ध एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। एक मासिक चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिनों का होता है नॉर्मली।
28 दिनों का होता है एक मासिक चक्र। स्त्री के अंडाशयों से क्रमशः बारी बारी से एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है जो अंडवाहिनी में पहुंचकर 15वें दिन से 19वें दिन तक रहता है। यदि इसी अंतराल में स्त्री संभोग करती है तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन यदि स्त्री इस अंतराल में संभोग नहीं करती है तो वह अगले मासिक चक्र में बाहर निकल जाता है। देख लीजिए, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। घेंगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो जो घेंगा होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। इसमें थायराइड अवटग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हो जाती है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, हमने ऊपर ही देख लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। जो आयोडीन युक्त नमक है वो किस में लाभकारी होता है? तो थायराइड के काम के लिए, जो अवट ग्रंथि है उसके काम के लिए लाभदायक होता है आयोडीन युक्त नमक। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला हमने पहले ही पढ़ा था, मेलेनिन। मेलेनिन जो है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है। एसीटी हार्मोन्स स्रावित होता है। जो एसीटी हार्मोन्स है वो कहाँ स्रावित होता है? अधिवृक्क बलकुट में, अधिवृक्क अंतस्था से, पीयूष ग्रंथि से या पीनियल काय से। तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि से। एसीटी हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन्स के कम बनने से होती है? किस हार्मोन्स के कम बनने से होती है? इंसुलिन। इंसुलिन की कम बनने से ही होता है डायबिटीज़। इसीलिए डायबिटीज़ के रोगी को हम लोग इंसुलिन की दवाई देते हैं। इंसुलिन अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने व पेशी में संचित करने में सहायता करती है जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो के रूप में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।